नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग। अभी ना ये 4-5 बच्चे हैं जो दूसरे बैच में, तो तुम लोग का भी सोलर थर्मल आज से स्टार्ट हो रहा है ना, इनको भी यस साथ में सर। इंक्लूड कर लिया। तब तक जो बच्चे ज्वाइन करना चाहेंगे अपना ज्वाइन कर लेंगे उस बैच में ना, तब उनका सोलर फोटोवोल्टेक जब ये समाप्त हो जाएगा तो तुम लोग का पीवी सिस्टम स्टार्ट करेंगे और उनका जो है उधर वो फोटोवोल्टेक स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि बच्चे कम है, 4-5 बच्चे हैं, तो सेपरेट बैच चलाने से अच्छा इसी में इंक्लूड कर दे उनको। थर्मल हो जाएगा अपना तुम लोग के साथ ही समाप्त। वो इंडस्ट्रियल जो है जो आएंगे उनके साथ भी सेशन साथ ही में करा देंगे। फोटो वोल्टेक फिर मैं अलग करा दूंगा इन लोगों को। इसीलिए मैंने साथ ही में टाइमिंग रखा है। कई लोग वो मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा टाइम है, कैसे उनका होगा। तो सेम टॉपिक है तो कोई इशू नहीं। अच्छा, सभी लोग चैट में जाके अपना अपना रोल नंबर लिख लो। जो नए न्यू बैच वाले हैं वो रोल नंबर के साथ न्यू गुड बैच। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जो सेकेंड बैच वाले हैं अपने रोल नंबर के साथ न्यू बैच या सेकेंड बैच लिख देना, ताकि उनका अलग रिकॉर्ड बनेगा। और फोटोवोल्टेक का थर्मल से कोई वो है नहीं, तो इसीलिए इजीली समझ में आएगा। जो नए वाले हैं सोलर थर्मल, फोटोवोल्टेक अलग टेक्नोलॉजी है, सोलर थर्मल अलग टेक्नोलॉजी है, तो आपको कोई समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए ये दिमाग में न रहे कि जो हमने तो अभी फोटोवोल्टेक पढ़ा। आवाजें नहीं आई क्लियर? आज थर्मल वाला स्टार्ट करेंगे। हाँ, आज सोलर थर्मल स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, आप नए बस से पुराने? सर, हेमंत बोल रहा हूँ। अच्छा, हेमंत है सर। हाँ तो तुम्हारा तो चल ही रहा है, तो आप क्या, तुम्हारा तो बचा ही है सोलर थर्मल, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारा तो वही बच रहा है ना, सोलर थर्मल ही बच रहा है ना। उसके बाद हम लोग पीवी शिफ्ट करेंगे। तो इस वीक लगभग चलेगा, 3-4 दिन सोलर थर्मल चलेगा, उसके बाद ऐसे वो स्टार्ट कर लेंगे हम लोग पीवी सिस्टम, फिर समाप्त हो जाएगा आपका। एक वो सेशन रखेंगे उनके साथ, जो अग्रवाल जी हैं, प्रेरित अग्रवाल, जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो अपना ऐसो शेयर करेंगे व्यू कि कैसे उनको इंडस्ट्री में प्रॉब्लम वगैरह क्या होता है, क्या चीज़ें लुकआउट किया जाता है, ये सब चीज़ें वो अपना शेयर करेंगे। तो एक सेशन उनके साथ रहेगा। ये अजीब सी आवाजें आ रही है, थोड़ा इसको सही करो। शुभम शर्मा के यहाँ से आ रहा होगा। जहां से भी आ रहा है वो ध्यान दो। ये 1 2 मेरा 3 4 म्यूट है 5। सर। हाँ, म्यूट है सर। म्यूट कर लो, नहीं तो मैं म्यूट करूंगा यहाँ से फिर। मेरा तो म्यूट है सर, ये तो हिमांशु को वैसे ही बोल म्यूट रहा है कर जो। दीजिए, हिमांशु जायसवाल को। सर सबको म्यूट कर दीजिए, बस अपना माइक ऑन रखिए। वो ही ज्यादा बेटर होगा। हाँ, बहुत आवाज आती है इसमें। कहाँ से ऑप्शन है यार, मुझे को तो ये भी पता नहीं है, मैंने आज तक किसी को किया ही नहीं म्यूट। 1 बाई 1 करने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, हो गया। अच्छा, इसमें से कितने न्यू बैच से कितने लोग आए हैं? आज कैसे सुनाई देगा? न्यू बैच से कितने लोग आ गए हैं? अंकित राजपूत, मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, ये न्यू बैच से है ना? यस सर। कितने लोग हैं बेटा साथ में तुम्हारे, देखो जरा, तुम देख सकते हो ना? यस सर। तुम्हारे साथ में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, उसमें से कितने लोग हैं? रवि एक ही लोग आए हैं। उनको मैसेज करो। अंकित आया है। हाँ, उनको मैसेज करो, बुलाओ, क्योंकि सेशन शुरू हो जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने सबको म्यूट कर रखा है, तो आप जब कुछ भी बोलना हो तो रेज वो हैंड जो ऑप्शन है वो यूज करना, या फिर आप है सो चैट हाउस में मैसेज डालना, फिर मैं चैट हाउस देखूंगा। एज क्योंकि आप बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा एक, तो इसीलिए आप कोशिश करना कि रेज योर हैंड करके वो करना। मैं आपसे तब ऑन करके पूछूंगा कि क्या है क्वेश्चन, जो भी है पूछना।
या जो बताना होगा आप वो बताना, ठीक है? क्योंकि आवाजें अजीब अजीब तरीके है, सबसे ज्यादा मनीष यादव के यहाँ से आती है। तो और जो नए बैच वाले हैं वो लोग अपना रोल नंबर लिख देना, उसमें लिखना न्यू बैच लिख देना या सेकेंड बैच लिख देना, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि आप सेकेंड बैच वाले हैं। तो ये ध्यान रखना। जो भी क्वेश्चन पूछना होगा इसमें रेज योर हैंड करके ऑप्शन है, आप वो यूज कर सकते हैं। जो सेकेंड बैच वाले हैं उनको बताना चाहूंगा कि आपका आज मैं सोलर थर्मल इन लोगों के साथ ही में शुरू कर रहा हूँ। अभी आपके साथ जो भी फ्रेंड आपके ऐड होना चाहते हैं ऐड हो सकते हैं, और आपका स्टार्ट जब करूंगा सोलर फोटोवोल्टेक, तो ये पार्ट अगर सपोज दैट नए बच्चे आते हैं तब तो मुझे फिर ये रिपीट करना पड़ेगा, अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका इसके बाद सोलर फोटोवोल्टेक स्टार्ट करूंगा। सोलर थर्मल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इजीली समझ में आएगा, और ऐसा कोई भी कोरिलेशन नहीं है सोलर फोटोवोल्टेक के साथ इसका जो आपको समझने में कुछ दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी कम बच्चे हैं तो साथ ही में स्टार्ट कर दिया जाए, तो आप लोगों को इसीलिए इसमें इसके साथ में स्टार्ट किया। तो इसके बाद मैं आपका सोलर फोटोवोल्टेक स्टार्ट करूंगा। तब तक जो भी फ्रेंड है आपके इंटरेस्टेड है जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके पास ये ऑप्शन भी रहेगा, 1 वीक का ऑप्शन है, 1 वीक तक स्टार्ट। ये हाँ, सोलर फोटोवोल्टेक जब स्टार्ट कर लेंगे तब किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मेन कोर पार्ट वही है इसका। सोलर थर्मल तो इजी पार्ट है, आप भी अगर देखेंगे स्लाइड तो थोड़ा बहुत समझ में ही आ जाएगा, ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो इसीलिए हम लोग सोलर थर्मल ही सोलर फोटोवोल्टेक का मेन पार्ट है तो उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सोलर थर्मल इजी चीज़ें है, आपको स्लाइड्स में आज समझाऊंगा, इजी समझ में आएगा। तो इसको देखते हैं। बाकी अपने फ्रेंड जो भी है शेयर कर दीजिए, जो आना चाहते हैं आ जाए। मिनिमम अगर 15 है स्टूडेंट, हम तो 20 का बॉन्ड ये लिमिटेशन रख रखे हैं, कम से कम 15-20 आने चाहिए, तभी जाके बैच बढ़ाने में सही होता है। क्योंकि इसमें देखिए 32 स्टूडेंट है तो अप्रोक्सीमेटली वही 24-25 ही आते हैं, बाकी क्या करते रहते हैं पता नहीं। तो जब तक कि 20 के आसपास न होंगे तभी जाके 15-16 बच्चे ऑनलाइन हो पाएंगे। तो ये इसीलिए है, सो ये ऐसा कर रखा। अभी भी लोग आ ही रहे हैं। मुकेश कुमार कुशवाहा, अभी टोटल जो है 23 पार्टिसिपेंट्स हैं, कम है, ज्यादा होने चाहिए थे। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन। जिनको आना होगा आएंगे, नहीं आना होगा नहीं है। सभी के म्यूट हैं, तो आप लोग जो भी पूछना हो क्वेश्चन रेज योर हैंड करके आप यूज करिए, या फिर चैट में डालिए। जब मैं चीजें डिस्कस कर रहा हूँ डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद मैं आपसे आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन चैट हाउस में जाके लूंगा, ठीक है? तो आप चैट हाउस यूज करें। या फिर वीडियो आपका ऑन है तो वीडियो पे आके आप बोल सकते हैं, रेज योर हैंड कर सकते हैं, तो मुझे दिख जाएगा, तो मैं आपका अनम्यूट करके फिर आपसे आपका क्वेश्चन ले लूंगा। सबसे ज्यादा ये मनीष यादव के यहाँ से आता है, घिसपिच का क्वेश्चन, कुछ ना कुछ आवाज आते रहता है। मनीष यादव बंद करो। हेमंत तुम्हारा बंद नहीं हुआ है क्या? बंद तो है सर यहाँ से अगर हम लोग अनम्यूट करेंगे तो हो जाएगा अनम्यूट। ये तो सबका आवाज आ रहा है यार, मैंने सबको म्यूट कर रखा है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रहा है? सर हो जा रहा है सर हो जाता है सर। सर जूम चाइनीज ऐप है ना, तो इसीलिए यार ये जूम तो को हैक कर लिए। सही में ये किसी का आवाज नहीं बंद है, सबका आवाज आ रहा है। सर अब सबको कह दिए भाई बंद कर लो अपना भाई आवाज बंद कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम है ना, डिफरेंट तरह के साउंड आ रहे हैं।
यस मनी सर, का यस तो सर। क्या ज्यादा है। अपने से सब लोग बंद कर ले अपना अपना। अब ये देखो इसका मनीष का लग रहा है जैसे कि सो के उठा के क्या अजीब से आवाज आ रहा है। मनीष यादव बंद करो, क्या कर रहे हो? सर मेरा तो माइक म्यूट है पहले से ही, अच्छा तो बोल कैसे रहे हो? बंद करो। तुम्हारा कॉलेज अब खुलने वाला है? सर कोरोना तो से बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या होगा, अब कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। सर RKGIT में क्वारंटाइन भी है कोरोना के मरीज। हाँ कैसे जाएंगे हम लोग? कैसे जाएंगे, जैसे जाते हैं वैसे जाएंगे। RKGITM में थोड़ी ना जाएंगे, RKGIT में जाओगे ना। चलो सर एयर में भी रमेश सब पोखरियाल ने 3-4 तो बोला घंटे कि ट्रैवल 15 कर अगस्त रहा को है है। कोरोना। सर कॉलेज कब से रीओपन हो रहा है? अभी तुम लोग को टाइम है, जुलाई से होगा। हम लोग को बुला, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक से बुलाना शुरू कर दे। सर हिमांशु इतना कुछ जल्दी भेजा था, वो कैसे? इसमें अगस्त में हो रहा है। देखते नहीं, अगस्त में तो नहीं, जुलाई में खुलेगा, क्योंकि पेपर होना है ना फाइनल ईयर वाले का। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सोलर थर्मल एनर्जी के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे, आप लोग जैसे देखते हैं कि जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है उसमें क्या होता है। उसमें बॉयलर होता है, फर्नेस होता है। फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, जो कोल होता है या फिर राइस हस्क होता है, इस तरह की चीजें हम उसमें कंबशन कराते हैं। उससे जो हमें हीट एनर्जी मिलता है, उस हीट एनर्जी से हमको यूज करके हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं। और वो स्टीम जो होता है, जो हाई प्रेशराइज स्टीम, वो कहा जाता है टरबाइन पे जाके एक्सपेंड होता है और उससे हमें पावर आउटपुट मिलता है। ये होता है हमारा सोलर, ये सॉरी, ये नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट जो एनटीपीसी वगैरह होता है, वहां पे ये चीजें होती है। अब हम लोग देखेंगे सोलर थर्मल, जो डायरेक्ट जो सन से जो थर्मल एनर्जी आ रहा है उसको यूटिलाइज करके हम लोग कैसे है सो एनर्जी जो हमारी डिमांड है उसको फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आप जान ही रहे हैं सोलर क्या है, अबंडेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है और उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये आपका आउटलाइन है, जो जो चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ सोलर, इंट्रोडक्शन टू फोटोवोल्टेइक, सोलर थर्मल रिस्ट्रिक्शन। ये हीट ट्रांसफर इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पूरा एक हमने पूरा सब्जेक्ट ही पढ़ा रखा है, हीट एंड मास ट्रांसफर। तो उसमें हीट ट्रांसफर जो था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वही पार्ट है इसमें। तो आप लोग को इजी समझ में आएगा। लेकिन जो बच्चे अभी आए हैं नए 3-4 बच्चे इलेक्ट्रिकल के, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए बेसिक में चीजें थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसका यूटिलाइजेशन है वहां पे, ठीक है। तो आपको अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को जितना समझ में आया ठीक है, ना समझ में आए तो अगर कोई आपका मैकेनिकल का फ्रेंड हो थर्ड ईयर का, उससे आप डिस्कस कर लेना, क्योंकि उनको अच्छे से समझा रखा है। फिर भी अगर ना हो तो फिर हम जब कॉलेज खुलेगा तो आप मेरे पास आ जाना, आपको HMT अच्छे से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दीज आर द हीट ट्रांसफर मोड जो हम लोग यूज करते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे यूज होता है। हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। आप लोग सभी ने 11-12 से हम पढ़ते आ रहे हैं, 9-10 से हालांकि शुरू हो जाता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन क्या होता है, अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन which heat transfer takes place due to movement of free electrons and lattice vibration। उसमें जो लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मूवमेंट होता है हॉट रीजन और कोल्ड रीजन के बीच में। तो हीट क्या होता है, अपने आप हॉट सेक्शन से कोल्ड सेक्शन में ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन होने के लिए देयर इज सर्टेन डेंसिटी डिफरेंस और शुड बी मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जब तक वहां पे वेलोसिटी नहीं होगा तब तक ये कन्वेक्शन मोड नहीं होगा। सपोज दैट अभी तक हम लोग बच्चे क्लास में पढ़ते थे कि लिक्विड है, गैस है, तो उसमें ओनली कन्वेक्शन होगा, लेकिन ये गलत कंसेप्ट है। अगर लिक्विड है और गैसियस मीडियम है और उसमें अगर कोई भी मोलिक्यूल्स का मीडियम मूवमेंट नहीं हो रहा है, डेंसिटी डिफरेंस नहीं हो, ये आइडियल वेक्टर है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। तो जब तक ये मूवमेंट नहीं होगा तब तक ये कन्वेक्शन नहीं होगा। सपोज दैट अगर वाटर है, वाटर को आपने बकेट में लिया, उसको हीटिंग करेंगे तो होता क्या है, जो लोअर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हीट मिलता है, हीट मिलने से क्या होता है, उसका डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो लाइट डेंसिटी वाला ऊपर जाएगा, हेवी डेंसिटी वाला नीचे आएगा, तो एक वेलोसिटी प्रोफाइल बन जाता है, ये मूवमेंट होने लगता है।
जिसकी वजह से ये कन्वेक्शन होता है। सपोज दैट कि कोई आपने ऐसा लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी हैवी है और वो है सो इजिली मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो जब तक वो मूवमेंट नहीं होगा तब तक उसमें क्या होगा, कंडक्शन होगा, क्योंकि वनली जो है लैटिस स्ट्रक्चर और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना, वनली लैटिस स्ट्रक्चर के जो मूवमेंट्स होगा वही मूवमेंट होगा, तो वो कंडक्शन कहलाएगा। तो लिक्विड में भी कंडक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। जैसे आपका Hg है, Hg जो लिक्विड मेटल है उसमें ज्यादा कंडक्शन होते हैं, कन्वेक्शन कम होते हैं, ठीक है। आप तो इसीलिए ये कहना है कि लिक्विड में ऑलवेज कन्वेक्शन ही होगा। कन्वेक्शन होगा किस कंडीशन में होगा, जब एक वेलोसिटी प्रोफाइल बनेगा, जब मूवमेंट होना मॉलिक्यूल्स का स्टार्ट होगा। जब तक स्टेगनेंट रहेगा मॉलिक्यूल्स, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, तब तक उसमें कंडक्शन होगा। रेडिएशन क्या होता है, अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच देयर इज नो एनी मीडियम रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, हमारा सन से लाइट आ रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। एयर मोलिकुल्स हो नहीं हो, सनलाइट से सन से हमारा क्या होगा, रेडिएशन आएगा। तो ये होता है आपका रेडिएशन होता है, किसी किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके घर में बल्ब लगे हुए हैं, जितने भी आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, वो वहां से जो लाइटें आ रही हैं उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऊपर वाले दोनों में क्या है, मीडियम की रिक्वायरमेंट है। इसमें क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड लैटिस वाइब्रेशन। इसमें क्या था, आपका जो वेलोसिटी प्रोफाइल बन रहा था जो मॉलिक्यूल्स के मीडियम में, वो था, और इसमें कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट। तो ये थ्री मोड्स है जिसके थ्रू क्या होता है, हीट एक प्लेस से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होते हैं। तो ये है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। अब ये क्या है, हीट ट्रांसफर प्रोसेस इन सोलर कलेक्टर। जो सोलर कलेक्टर आपने देखा होगा आपके हॉस्टल पे लगा हुआ है, वाटर हीटर। जो वाटर हीटर होता है दैट इज द सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर में क्या होता है कि पाइप लगे होते हैं, आप देखेंगे कि ये इस तरह के पाइप लगे होंगे, मेटालिक पाइप होते हैं, जनरली कॉपर यूज किया जाता है। कॉपर की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। पहले भी ये थर्ड मैकेनिकल वाले तो जानते हैं, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो जान लीजिए कि सबसे हाई कंडक्टिव मटेरियल जो होगा गोल्ड है, उसके बाद आपका सिल्वर है, फिर उसके बाद कॉपर है, फिर उसके बाद आपका एल्युमिनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमारे पास इतनी यानी कि बजट नहीं होती, इसलिए हम गोल्ड यूज नहीं कर सकते हैं। तो जनरली क्या होता है, जहाँ हाई कंडक्टिव मटेरियल यूज होता है वहां पे हम लोग कॉपर यूज करते हैं। जो घर में जो वायरिंग वगैरह आप देखते हैं वो कॉपर मटेरियल का इसीलिए होता है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। तो जितना भी आप सोलर थर्मल कलेक्टर जो यूज करते हैं, जो हॉस्टल वगैरह पर लगे हुए हैं, उसमें जो ट्यूब जो होते हैं शुड बी हाई कंडक्टिव, तो हम लोग कॉपर मटेरियल के यूज करते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को ऑब्जर्व करे और हीट इजिली हमारा क्या हो, ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो ये क्या होता है, इस तरह के आपका एक रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप के बने होते हैं, उसमें ये ट्यूब लगे होते हैं, और ट्यूब का जो सरफेस होता है उसको ब्लैकिश है सो कलर कर दिया जाता है। आप जानते हैं कि ब्लैक कलर के क्या होता है, हीट ऑब्जर्विंग कैपेसिटी ज्यादा होता है, इसीलिए ब्लैकिश किया जाता है, ताकि जितना भी इरेडिएशन सनलाइट से आ रहा है वो ज्यादा से ज्यादा। अच्छा एक बात और बताऊं, हमने फोटोवोल्टिक सिस्टम में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ इरेडिएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इरेडिएशन, डायरेक्ट इरेडिएशन एंड डिफ्यूज इरेडिएशन। तो अगर आप फ्लैट प्लेट कलेक्टर यूज कर रहे हैं तो वहां पे इंपोर्टेंसी जो होता है डायरेक्ट इरेडिएशन का यूज होता है, डिफ्यूज इरेडिएशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन फोटोवोल्टिक में दोनों ही इफेक्टिव था। इसीलिए क्या था, लेह लद्दाख इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे लेह लद्दाख में डस्ट पार्टिकल नहीं है, एज वेल एज जो आइस कैप है वहां से डिफ्यूज होकर सोलर पैनल पे पड़ रहा था। तो हमें वहां पे क्या चाहिए था, सोलर। मैंने फर्स्ट लेक्चर जब आप लोग को फोटोवोल्टिक कराया था बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सन एनर्जी, दैट इज द थर्मल एंड द लाइट। तो वहां पे हम एक फोटोवोल्टिक के लिए ओनली लाइट रिक्वायर्ड है, थर्मल नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन इसके लिए क्या है, हमें लाइट रिक्वायर्ड है। तो इन केस ऑफ द लाइटिंग प्रोसेस जहां पे थर्मल की यूज हो रही है वहां पे आपको डायरेक्ट इरेडिएशन रिक्वायर्ड होगा। मतलब डायरेक्ट रेडिएशन मतलब लॉट ऑफ इन इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट। तो जहां पे जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा है सो ये क्या करेगा, वाटर जो इनसाइड जो ट्यूब में है उसको हीट अप करेगा। तो इस तरह से ये ट्यूब लगाते हैं, नीचे में इस पे कोटिंग कर देते हैं ऑब्जर्वर फिल्म, ये नाइट्रेट करके कुछ कंपाउंड होता है, सिल्वर नाइट्रेट ब्लैकिश कलर का, उसको डाल देते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये पैनल है, पैनल लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कन्वेक्शन मीडियम जो इससे आउट निकलेगा, अगर यहाँ पे ट्यूब है यहाँ से बाहर निकले तो इसको क्या करते हैं, प्रॉपर्ली इंसुलेट कर देते हैं, जो कैविटी बना, ये जो स्ट्रक्चर बना होता है ताकि यहाँ से बाहर ना निकल सके, ठीक है। और ये इंसुलेटर, ये देखिए इंसुलेटर लगा हुआ है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे एक टैंक टाइप का लगा होता है जो कहलाता है आपका रिसीवर कहलाता है, जिसमें टैंक में वाटर हॉट होके उसमें वो स्टोर होता है। तो ये सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे। ये आपका रेडिएशन है,
सोलर इरेडिएशन, रेडिएशन मोड क्या होता है, इमिटेड रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम द कन्वेक्शन, हीट लॉस ड्यू टू विंड। आपका क्या है, जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर है उस पर क्या हो रहा है, एयर फ्लो कर रहा है, तो एयर फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हीट है उसको लेके अपने साथ जाएगा, तो ड्यू टू कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मीडियम हीट ट्रांसफर टू द फ्लो मीडियम थ्रू द ट्यूबवाल से हीट लेके वो जा रहा है। कंडक्शन, कंडक्शन हीट ट्रांसफर इनसाइड द मेटल पैनल, जो पैनल जो बना हुआ है उसके जो मेटल्स के कांटेक्ट में जो हो रहा है वो कंडक्शन के थ्रू होगा। तो ये सारा मोड बताया कि कहाँ कहाँ पे कंडक्शन होगा, कहाँ कहाँ पे कन्वेक्शन होगा और कहाँ पे रेडिएशन होगा अगर आप सोलर कलेक्टर यूज कर रहे हैं तो। ये आपका वही कंडक्शन इक्वेशन है, डिफिनेशन है, तो ये आपको बता ही रखा है। अब ये बताया था मैंने कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हिच हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द लैटिस वाइब्रेशन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो चीजें यहाँ पे बताया गया। ये आप ये है पर यूनिट एरिया के लिए हीट इतना ट्रांसफर हो रहा है, तो ए एरिया के लिए तो ये से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हीट ट्रांसफर कितना होता है। ये मैकेनिकल का पार्ट है, उतना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिकल वाले के लिए माथा पेची करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले ऑलरेडी समझ रहे हैं, ठीक है। तो आपने बच्चे क्लास में पढ़ा होगा जो कंडक्शन इक्वेशन है फूरियर्स लॉ 11 12th में, बस उतना आपके लिए इनफ है। ये है आपका कन्वेक्शन, जो मैंने बताया था वेलोसिटी प्रोफाइल। अगर ये वेलोसिटी सपोज दैट बेटा अगर ये जीरो है, यहाँ पे ग्राउंड पे है, जैसे दो लिक्विड, एक लिक्विड है किसी सरफेस पे फ्लो कर रहा है, तो जो फर्स्ट लेयर होगा जो सरफेस पे फ्लो कर रहा है वो क्या होगा, उसके साथ ऑलवेज स्टिक टुगेदर होगा। जहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो है, मतलब यहाँ से प्राइमरी लेयर में जो हीट ट्रांसफर होगा थ्रू द कंडक्शन होगा। अगर कोई बकेट है, हमने उसमें वाटर को रख रखा है और उसको ओवन के थ्रू हम हीटअप कर रहे हैं जो गैस स्टोव के थ्रू, तो क्या होगा, जो प्राइमरी लेयर होगा वो उसके सरफेस से स्टिक टुगेदर होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन जैसे ही फर्स्ट लेयर को मिल जाएगा, फर्स्ट लेयर की डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये ऊपर की ओर जाएगा और एक वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप देखेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर थ्रू द कन्वेक्शन इंक्रीज करता जाएगा। ये क्या है, दिस इज नोन एज टेम्परेचर प्रोफाइल। टेम्परेचर प्रोफाइल क्या, ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे बेस वाला जो पार्ट होगा, जो प्राइमरी लेयर कांटेक्ट में होगा लिक्विड उसके बकेट के बेस के, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर ज्यादा, उससे लेयर वाले उससे ऊपर वाले का थोड़ा कम, उससे ऊपर वाले का थोड़ा कम, और एक समय के बाद आप देखेंगे सबसे जब ऊपर जाएंगे तो एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाएगा ऊपर। ये सबसे बटम वाले का सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ये कन्वेक्शन फिनोमेना होता है, जो मैकेनिकल वाले जानते हैं, हम इस चीज को पढ़ा रखा है, ठीक है। ये कन्वेक्शन का लॉ है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इक्वल टू एच ए डेल्टा टी, ये है सरफेस टेम्परेचर, ये है एम्बिएंट टेम्परेचर, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये होता है हमारा सरफेस एरिया जितना कांटेक्ट में आ रहा है वो, और ये होता है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एंड द एम्बिएंट। एम्बिएंट मतलब इन्वायरमेंट। शिवम मदेशिया, एक मिनट में अभी आपको ऑन करता हूँ। मदेशिया, सर वो गलती से दब गया है, वो कुछ नहीं वो अच्छा डाल रहा था चैट में कुछ। अच्छा चलो ठीक है, मुझे लगा कुछ पूछना है। नहीं कोई नहीं, अगर पूछना है तो पूछना। तुम तो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो ना, इलेक्ट्रिकल वाले को थोड़ा सा हो सकता है कि कहीं पे कंफ्यूजन हो, तो बेसिक चीजें बता रहा हूँ, तो अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, ताकि बाद में ये चीजें वो ना हो। आप लोगों ने पढ़ रखा है, मैकेनिकल वाले ये सब चीजें पढ़ रखा है कि क्या होता है, और ये थोड़ा सा रफ आइडिया के लिए दे रखा है। ये रेडिएशन क्या है, रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इसमें मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है, और स्टेफेंस लॉ होता है जो आप लोग जानते हैं क्या होता है। ये एमिसिविटी कहलाता है आपका, सिग्मा इंटू टी टू द फोर स्टेफन कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू जो होता है, अगर ब्लैक बॉडी है तो 1 हो जाएगा, अगर व्हाइट बॉडी है तो 0 होगा। ये सब चीजें आपने देख रखा है कि एमिसिविटी जो होता है किसी भी बॉडी का, एमिसिविटी क्या होता है कि पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से जो एनर्जी को इमिट कर रहा है, दैट इज नोन एज एमिसिविटी। मैं थोड़ा सा रेडिएशन का आपको आइडिया दे दूं कि होता क्या है, यूनिवर्स में जितने भी बॉडी है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएट करेगा, लेकिन जो गुड एब्जॉर्बर होगा वही क्या होगा, गुड इमिटर होगा। आप जानते हैं कि ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर, तो वो क्या होगा, गुड इमिटर होगा, इसीलिए उसकी एमिसिविटी 1 होती है। जो व्हाइट बॉडी होती है वो क्या होता है, बैड ऑब्जर्वर होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए कहता है समर सीजन में हम लोग ज्यादातर व्हाइट क्लॉथ प्रेफरेंस देते हैं। तो जब वो बैड ऑब्जर्वर होता है क्या होगा, बैड इमिटर होगा। अगर आइडियल व्हाइट बॉडी है तो उसकी ऑब्जर्विटी क्या होगी, 0 होगी, इसीलिए क्या होगा, एमिसिविटी भी क्या होगा, 0। अच्छा हर्ष भारद्वाज, बोलो हर्ष। सर जैसा हाँ जैसे सर आपने बताया कि गुड जो ज्यादा एब्जॉर्बर होगा, गुड एब्जॉर्बर होगा, वो गुड एमिटर होगा। हाँ, तो सर जैसे ब्लैक होल है तो सर वो तो बस एब्जॉर्ब भी करता है, वो तो लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, वो नहीं तो कुछ ब्लैक एमिट ही नहीं होल करता। में बात हो रही बेटा, ब्लैक होल इज एक वो पैरा, आप क्या कहेंगे कि होल है, उसमें ओनली इंट्रेंस होता है, एग्जिट नहीं है,
ठीक है। जैसे किसी सरफेस में अगर होल कर दिया तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो मटेरियल नहीं है। यहाँ मटेरियल की बात हो रही है, ब्लैक कलर का मटेरियल है, ये है, तो होल अलग चीजें हैं, उसकी अलग प्रॉपर्टीज है और भी चीजें हैं, तो उसमें ह्यूज कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने की, तो आप उसमें नहीं बोल सकते कि मीटर क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये सरफेस की बात हो रही, बॉडी की बात हो। तुम तो एचएमटी पढ़ रखा है, मार्क्स भी ठीक ठाक आए थे, तभी कंफ्यूजन है अभी। ये किरचॉफ्स लॉ यही था ना। और ज्यादातर चीजें जो देखा जाता है, आइडियल ब्लैक बॉडी और आइडियल व्हाइट बॉडी होता ही नहीं यूनिवर्स में, इसीलिए तो यहाँ पे लिखा है 0 और 1 के बीच में है, इसीलिए आइडियलिज्म तो कभी होता नहीं। ये बताने का क्या रीजन है कि यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं, यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और कंटिन्यूसली रेडिएट करते हैं, अगर उसका टेम्परेचर क्या है, जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है उससे ज्यादा, सॉरी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से अगर ज्यादा है तो। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो आप जानते हैं कि जो 273 जो कैल्विन आपका है, -273 कहाँ जाता है आपका, एब्सोल्यूट पे जाता है, जो थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लॉ होता है, वहां पर क्या है, रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स जीरो होता है। तो बताया गया है कि अगर एब्सोल्यूट जीरो से अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली बॉडी जो है वो एनर्जी को इमिट करेगा। ठीक है, अब रही बात, अगर उससे ज्यादा, सपोज दैट मैं एक बॉडी हूं और दूसरा कोई बॉडी है, मेरा टेम्परेचर अगर T1 है और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर T2 है और T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 ज्यादा इमिट करेगा मेरे से, T1 क्या करेगा, मेरे से कम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इमिट नहीं कर रहा हूं, मैं भी इमिट कर रहा हूं और T2 भी इमिट कर रहा है, दूसरा बॉडी जो वो भी इमिट कर रहा है, लेकिन कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, जो दूसरा बॉडी है उसकी इमिट करने की कैपेसिटी ज्यादा है और जो मैं बॉडी हूं उसकी इमिट करने की कैपेसिटी कम है। ठीक है, लेकिन दोनों ही इमिट कर रहे हैं। तो यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं, यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिसका एब्सोल्यूट जीरो से टेम्परेचर ज्यादा है, वो हमेशा एनर्जी रेडिएट करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब भी करते रहते हैं। अगर हाई टेम्परेचर बॉडी है तो वो ज्यादा एनर्जी इमिट कर रहा है तो मैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं नहीं इमिट कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम पे मैं इमिट भी कर रहा हूँ, तो दोनों ही काम ये चलते रहता है। जैसे सन है, सन एनर्जी इमिट कर रहा है, हम सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इमिट नहीं कर रहे हैं। हमारी जो बॉडी है, यूनिवर्स में जितने भी चीजें अवेलेबल है, आपके घर में जितने भी फैन है, टीवी है, ट्यूब है, आपके टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, एवरीथिंग इमिटिंग एनर्जी एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी इज वेरी लेस। जैसा उसका टेम्परेचर होगा रेस्पेक्टिवली उसकी इमिटिंग पावर होगी। सन की टेम्परेचर कितना है, 5800 केल्विन, तो उसकी इमिटिंग पावर क्या है, ज्यादा है। एंड द बेसिस ऑफ दिस, आप ये यही होता है फार्मूला, सिग्मा इंटू 10 टू द पावर पे ए। तो ये जो है यही फार्मूला हम लगा के किसी भी बॉडी का रेडिएटिंग पावर निकालते हैं, कितना एनर्जी वो रेडिएट कर रहा है पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो उसको इमिटिंग पावर बोलते हैं। ये रेडिएशन का प्रॉपर्टी है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये हमारा अभी सोलर थर्मल नहीं स्टार्ट हुआ है, ये सब चीजें यूज है, इसलिए देखते हैं। ये सब चीजें आपने पढ़ रखा, रिफ्लेक्टिविटी क्या होता है, ट्रांसमिटिविटी क्या होता है, ऑब्जर्वेबिलिटी क्या होता है, थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको करा देता हूँ कि सपोज दैट सन से जो रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, उसका सर्टेन पार्ट जो है आपका, जैसे ये है, ये रेडिएशन आया, ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया, सर्टेन पार्ट इसमें एब्जॉर्ब हो गया एंड रिमेनिंग पार्ट इसे ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटिंग ऑन द सरफेस। तो रेशियो ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी एंड फॉलिंग इरेडिएशन पार्ट, इस दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टिविटी। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि सिग्मा दिस वन अपन दिस वन इज नोन एज रिफ्लेक्टिविटी, इस दोनों का रेशियो जो होगा। ठीक है, जितना पार्ट इसने एब्जॉर्ब किया और जो टोटल एनर्जी इस पे फॉलिंग आउट हो रहा है, दिस रेशियो इज नोन एज एब्जॉर्बिटी। ठीक है, एंड जितना पार्ट इससे ट्रांसमिट हो गया और जितना टोटल पार्ट इस पे फॉलिंग आउट हो रहा था, इसका रेशियो जो कहलाएगा वो कहलाएगा ट्रांसमिटिविटी। और तीनों को जब ऐड कर देते हैं तो ये 1 हो जाता है। ये आपने 10+2 में पढ़ा होगा। ठीक है, मैकेनिकल वाले तो पढ़ा, ये पूरा रेडिएशन नहीं पढ़ा, ये चीजें हैं। तो अगर सपोज दैट कोई बॉडी व्हाइट बॉडी है तो उसकी ट्रांसमिटिविटी एंड आप देखिए व्हाइट बॉडी में क्या होगा, टोटल का टोटल वो रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ये 100% ये जो होगा, ये जितना इसमें फॉलिंग आउट हुआ उतना टोटल का टोटल रिफ्लेक्ट। अगर आइडियल व्हाइट बॉडी है तो मतलब उसकी ऑब्जर्विटी 0 एंड ट्रांसमिटिविटी 0। ठीक है, तो ये और ये 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा कि रिफ्लेक्टिविटी 1 हो गया व्हाइट बॉडी का। अगर वो ब्लैक बॉडी है तो 100% मतलब जितना इरेडिएशन इस पे फॉलिंग आउट हुआ टोटल का टोटल उसने ऑब्जर्व कर लिया, तो दिस वन 0 एंड दिस वन इज आल्सो 0। इसका मतलब क्या हो गया कि
टोटल का टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो फॉलिंग आउट हो रहा था वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये दिस वन जीरो मतलब अल्फा इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्टिविटी, ऑब्जर्विटी एंड ट्रांसमिटिविटी। ये बताता है कि हाउ मच एनर्जी फॉलिंग ऑन योर सरफेस एंड हाउ मच पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट रिफ्लेक्टेड, हाउ मच पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट ऑब्जर्व एंड हाउ मच पार्ट ऑफ द एनर्जी गेट ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो ये है रेडिएशन की जो मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी। ये इमिसिविटी वगैरह कि कितना एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज इमिसिविटी। मोनोक्रोमेटिक इतना जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैकेनिकल वाले ऑलरेडी जानते हैं, तुम्हें जाने इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के जाने की जरूरत नहीं है। पूरा जो आपका मोनोक्रोमेटिक होता है इसमें आपका ग्रे बॉडी होता है, ब्लैक बॉडी होता है और इसमें वेवलेंथ वेरी होता है, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, तो अभी उतना टाइम नहीं, तो पूरा HMT पढ़ाना पड़ जाएगा। ये मैकेनिकल वाले रिवाइज कर लेंगे, उनको पता है। इलेक्ट्रिकल इतनी जरूरत भी नहीं है आपको, इसमें दे रखा है बट उतनी जरूरत। मोनोक्रोमेटिक, उसके बाद टोटल हेमीस्फेरिकल, ऑब्जर्विटी अभी आपको बता रखा है कि क्या होता है। ठीक है, ये मैकेनिकल वाले अपना रिवाइज कर ले। अब यहाँ से आते हैं सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी और जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है आगे। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा सन, यही है हमारा टोटल सन। अब कंसिस्ट ऑफ क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन, नियोन और ये सारे जो कंपाउंड्स है इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके सरफेस टेम्परेचर मैंने अभी बताया था 5800 केल्विन इसकी टेम्परेचर होती है। अब कंसीडर कीजिए कि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 प्लस 30 इज इक्वल टू 303 केल्विन। ठीक है, अगर सपोज द एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो 273 प्लस 50 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस वन इज इक्वल टू 323 केल्विन। आप सोचिए 323 में हम लोग इतने अनकंफर्ट हो गए, लगता है हमारा शरीर बर्निंग आउट होने लगा है। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 5800 केल्विन। इसीलिए सन पे अभी तक किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च चल रहा है यहाँ पे पहुंचने की, कि हम सन पे पहुंचे। किसी ने आज तक ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया जो सन पे जा सके। क्यों? क्योंकि इसकी टेम्परेचर वेरी हाई है, ह्यूज कैपेसिटी है। और अगर हमारे अभी आपने देखा था 4 दिन जो ये गर्मी पड़ रहा था, उस समय क्या था, सन की जो डायरेक्ट सनलाइट जो आ रही थी वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम पड़ती है। ठीक है, वो क्या होता है वो सारा रीजन अभी देखेंगे। इसीलिए हमें सनलाइट की डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, इरेडिएशन सबसे मैक्सिमम आ रहा था। इसीलिए क्या होता, क्योंकि इंक्लिनेशन जो डायरेक्शन जो था वो सन जो हमारे अर्थ पे इंडिया में प्रॉपरली वो डायरेक्टली सन पे वो फॉलिंग आउट हो रहा था, इसीलिए ज्यादा गर्मी पड़ रहा था। तो आप और इसकी जो कोर टेम्परेचर है, जो कोर के जो टेम्परेचर है, कोर मतलब इनसाइड टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर ये बाहर का टेम्परेचर। ठीक है, और इनसाइड कोर का टेम्परेचर देखें, दिस वन ह्यूज कैपेसिटी है। जितना भी आप देख रहे हैं ये जो है सन इज द वन ऑफ द बिगेस्ट ह्यूज कैपेसिटी सोर्स ऑफ द एनर्जी। और इसको अगर हम लोग यूटिलाइज करें तो वन ऑफ द बेटर यानी कि कंसेप्ट होगा जिसके थ्रू हम लोग अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसकी, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो हमारे वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट है उसका कई हजार गुना कैपेसिटी सन हमारा एनर्जी रिलीज कर रहा है। बट ड्यू टू लैकिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी हम लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग क्या है, डिपेंडेंट है कोल पे और अदर सोर्स ऑफ द एनर्जी पे डिपेंडेंट है, जो इन्वायरमेंट के लिए बेटर नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ये कहलाता है हमारा जो सन ट्रैक कर, ये हमारा सन है और अर्थ इस पाथ पे ट्रैक करता है। ये जो पाथ आप देख रहे हैं, अब ये क्या है, 3 जुलाई को ये सबसे जो लाइन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये इस पोजीशन पे होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पे होता है। और 3 जनवरी को आप देखेंगे तो ये सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, लेकिन क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होने के बाद भी 3 जनवरी को टेम्परेचर जो होता है एनवायरनमेंट का आपको ज्यादा हाई नहीं होता है, विंटर सीजन होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे 3 जुलाई के ये डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे उस केस में गर्मी ज्यादा पड़ती है। ये जो अभी जून की बात आ रही थी, ये देखिए 21 जून को लाइन ऑफ सोल्स्टिस पे ये होता है और 21 दिसंबर को, तो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है। ये अर्थ जो आपका रोटेशन करता है, अर्थ भी अपने नॉर्थ और साउथ पोल के अक्रॉस रोटेट करते रहता है। तो जब ये इंडिया जब जून में आता है तो जून के केस में ये डायरेक्ट इधर को रहता है, यहाँ पे रहता है।
यहाँ पे। लेकिन जब जनवरी में आता है तो सनलाइट तो डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, आपका इंडिया इधर को होता है, तो इसलिए डायरेक्ट सनलाइट इसको नहीं पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ने में क्या होता है, इसको जो डायरेक्टली पड़ना चाहिए वो नहीं होता है, इंक्लिनेशन होता है। इस वजह से विंटर का सीजन में हमें उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है, ठीक है। और ये आप देखेंगे जब भी आपका एक समय होता है जब क्या होता है कि दिन और रात दोनों ही सेम होता है, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। यहाँ पे क्या होता है, इस दिन जो होगा आपका दिन और रात जो डे और नाइट होगा वो इक्वल होगा। जबकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जब आएगा जुलाई की केस देखेंगे तो इसमें डे और नाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? डे जो होगा बड़ा होगा, नाइट जो होगा छोटा होगा, क्योंकि ये जब अर्थ जब रोटेट करेगा तो देखिए सनलाइट जो पड़ेगा ज्यादा देर तक पड़ेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका डे ज्यादा हो जाएगा। जबकि इसमें केस में क्या हो जाएगा, डे जो होगा आपका छोटा होगा। जनवरी में देखते हैं हम कम जल्दी अंधेरा हो जाता। तो ये रीजन है सन के रोटेशन की वजह से, जो हमें अभी ये देखिए नॉर्थन स्प्रिंग साउथर्न फॉल जो मैंने आपको बता रखा था कि नॉर्थन में पड़ेगा तो साउथ, तो ये दिखा रखा है कि कैसे ये फॉलिंग आउट होता है और क्या कैसे अर्थ मूव करता है उसको दिखा रखा, बिटवीन द सन एंड अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन दिखा रखा है। अब ये देखिए इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये तो हम लोग सब जानते हैं, बचपन से पढ़ रखा है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारा अर्थ क्या करता है, ऑलवेज सन के चारों तरफ ये राउंड करते रहता है। यहाँ पे देखिए 147 माइल्स पर किलोमीटर। उसके बाद ये देखिए ये है आपका एवरेज डिस्टेंस सन से जो अर्थ का होता है, ये इतना मिलियन किलोमीटर होता है, ठीक है, इसके बराबर होता है। ये है आपका इक्विनॉक्स जहाँ पे आपका इक्वल डे और लाइट होता है। ये होता है सबसे गर्म डेज 21 जून जो आप देखते हैं सोलेस्टिस, ये सबसे गर्म होता है, ठीक है। ये जो है सितंबर, ये दोनों इक्वल होता है। इक्विनॉक्स जो है इक्वल डे एंड नाइट होता है। ये दिसंबर में जो ये जो होता है, ये जितना गर्म होता है वो उतना ही कोल्ड होता है। ये सबसे गर्म होता है, ये सबसे, क्यों? क्योंकि अर्थ आपका इंडिया यहाँ पे होगा, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे जो इंडिया होता है इंक्लाइन होता है, डायरेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर होता है, यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा जून के महीने में, ठीक है। अब ये आपका रोटेशन दिखा रखा है अर्थ का, ये कैसे, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और अर्थ ये जो है 23 पॉइंट समथिंग एंगल बनाता है। इस तरह से ये आपका ये एंगुलर वो होता है इंक्लिनेशन, और ये रोटेट करता है। ये हमारा क्या कराता है, ये आपका इक्वेटर का ये जो है सरफेस, ये ठीक है। तो इस पे इस तरह से ये रोटेट कर, हमारा इंडिया कहाँ होगा, इस तरह से किसी सरफेस पे इस तरह से होगा, कहीं पे दिख रहा होगा। जो आप ये लैंड एरिया दिख रहा है, ये सब तो सी एरिया है, तो इसी तरह से हमारा इंडिया भी होगा ये, ठीक है। तो जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगा, इस पे अगर डायरेक्ट पड़ेगा तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी। अगर सपोज दैट ये सर्टेन रोटेशन हो गया और तब सनलाइट पड़ेगा तो क्या होगा, उस केस में गर्मी कम पड़ेगी। तो हो क्या रहा है, अर्थ भी अपने पोल पे रोटेट कर रहा है और ऑर्बिट में भी रोटेट कर रहा है। दो रोटेशन हो रहा है, एक तो अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है इस ऑर्बिट पे, और जो इलिप्टिकल जो ऑर्बिट आपने सन के चारों तरफ देखा था उस पे भी रोटेट कर रहा है। तो जब अर्थ ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करके जब इंडिया और सन का डायरेक्शन एकदम डायरेक्टली पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा हमारे कंट्री का। जब ये इंडिया स्लाइटली ऐसे हो गया और सनलाइट इधर की ओर आ रहा है, तो इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारे कंट्री का टेम्परेचर जब विंटर का सीजन पड़ता है, तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से हमारे यहाँ विंटर एंड हॉट रीजन होता है। सन जब जून का महीना आया तो डायरेक्ट पड़ रहा है, जब जनवरी का महीना दिसंबर का महीना है तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट पड़ रहा है, बहुत कम समय के लिए पड़ रहा है, लेकिन 100% जो इरेडिएशन आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो ये रीजन है जिसके वजह से हमारा सन का रोटेशन होता है अर्थ का। आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये थोड़ा सा आपको रफ आइडिया मिल गया होगा ये कैसे, ये है आपका इक्वेटर, ये सेंट्रल पार्ट, यानी कि दो पार्ट में अगर कट करेंगे तो दो सेमी सर्कल वो सेमी सर्कल बनेगा, सॉलिड सेमी सर्कल बनेगा। तो ये है आपका इक्वेटर, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, तो ये इक्वेटर कहलाता है। तो ये है जो कैसे सन रोटेट करता है, और उसके बारे में देखिए दिसंबर के महीने में ये है पाथ सन का जो रोटेशन होता है, जो अर्थ रोटेट करता है तो ऐसे सन का रोटेशन दिखता है। अब देखिए जब यहाँ से राइज होगा और यहाँ पे क्या होगा, सेट हो जाएगा, सनसेट हो गया, तो ये लेंथ आप देखिए जो मूवमेंट हो रहा है ये छोटा है, लेकिन जैसे जैसे दिसंबर से आप इधर की ओर मूव करते जाएंगे, मार्च अप्रैल मई और ये जून आए, तो देखिए जून में जो रोटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ से सॉरी यहाँ से राइज हो रहा है और ये ऐसे ऐसे यहाँ आके सेट हो रहा है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डे का जो साइज होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो राइट का साइज होगा वो
क्या होगा, छोटा होगा, 24 आवर का तो होना ही है। तो अभी क्या देख रहे हैं, गर्मी की चीजों में 6:30-7 बजे के आसपास सनसेट हो रहा है, जबकि ठंडी की चीजों में क्या होता है 4:30 या 5 बजे के आसपास हो जाता है सनसेट। दिसंबर में देखिए बहुत छोटा हो रहा है पाथ। तो ये कहलाता है आपका आवर एंगल जो आपने पढ़ा था, और डे लेंथ ये इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो दिसंबर में सबसे छोटा होता है और जून में सबसे बड़ा आता है, और इन बिटवीन उसी के अनुसार वेरी करता है। ये सब आपको पढ़ा रखा है, एजीमुथ एंगल वगैरह, और जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं इन लोगों को भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें आप अभी देख बताऊंगा तो नहीं समझेंगे। जो मैंने आपको रफ जो कॉपी पे बना के उसमें शेयर किया था वो इजीली आपको समझ में आएगा, तो वो मैं आपको जब फोटोवोल्टिक कराऊंगा तो आप लोग को समझा दूंगा क्या होता है, वो समझ में आ जाएगा। तो ये जेनिथ एंगल, एजीमुथल एंगल, एटीट्यूड एंगल, लटीट्यूड एंगल सारा मैंने आप समझा रखा है। बस थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि जब भी हम कोई भी फोटोवोल्टिक